ये कहानी है यंग जून की। एक ऐसा लड़का जो सपने तो बहुत देखता था, लेकिन उनके लिए कुछ करता नहीं था। उसके पेरेंट्स एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। सुबह से रात तक बस काम ही काम। उनके लिए हर दिन इंपॉर्टेंट था, लेकिन यंग जून के लिए हर दिन सेम। मैं जॉब ढूंढ लूंगा, ये उसका फेवरेट डायलॉग था। रोज बोलता, लेकिन कभी करता नहीं। आखिर एक दिन उसकी माँ ने उसे सीधा रियलिटी दिखा दी। अगर जॉब नहीं मिल रही तो डिलीवरी कर लो। और इस बार यंग जून चुप था। उसका पहला ऑर्डर, एक ऐसा घर जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। गेट खुलता है, अंदर शांति, सब कुछ परफेक्ट। और तभी उसकी नजर रुक जाती है। स्विमिंग पूल के पास एक लड़की खड़ी थी। वो किसी को ट्रेन कर रही थी, लेकिन उसकी हर मूवमेंट में एक अजीब सा कंट्रोल था, जैसे वो बिना शोर के भी सब कुछ समझ रही हो। यंग जून बस उसे देखते रह गया। ये थी किमसू। फिर उससे पता चलता है, किमसू ना सुन सकती है ना ही बोल सकती है। किम सू की एक छोटी बहन थी जो स्विमिंग करती थी। उस दिन भी वो स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रही थी, और किम सू उससे मोटिवेट करने के लिए पूल के पास आई हुई थी। तभी हमारा डिलीवरी बॉय यंग जून पहली बार किम सू को देखता है, और उसे देखते ही बस उसी में खो जाता है। वो अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। उसके लिए जैसे उस मोमेंट में सब कुछ स्लो हो गया हो। कुछ देर बाद किमसू वहां से निकलती है और यंग जून के पास से गुजर कर चली जाती है। लेकिन बेचारा यंग जून इतना शॉक्ड था कि वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाता। जब तक वो कुछ समझता, किमसू वहां से जा चुकी होती है। लेकिन यंग जून भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो सीधा किमसू की बहन के पास चला जाता है। वहां जाकर वो साइन लैंग्वेज में उसके बारे में पूछने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ना मिन भी ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। यंग जून जैसे ही उससे नाम पूछता है, नाम इन मजाक में पूछती है, तुम कहीं लड़कियां तो नहीं उठाते? ये सुनकर यंग जून तुरंत घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल लड़का हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। नाम इन हल्की सी स्माइल करती है और पूछती है, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो या मेरी दीदी का? और यंग जून बिना सोचे सीधा बोलता है, मुझे तुम्हारी दीदी का नाम जानना है। नामिन उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरा नाम भी जान सकते हो। लेकिन यंग जून का ध्यान तो सिर्फ किम सू पर था। आखिर में नामिन उसे अपनी दीदी का नाम बता देती है। नाम सुनते ही यंग जून के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वो हिम्मत करके किम सू का नंबर भी मांग लेता है। लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। नामिन तुरंत कहती है, भाई इतनी हिम्मत है तो खुद जाकर मेरी दीदी से नंबर मांग लेना, मैं इसमें नहीं पड़ने वाली। ये सुनकर यंग जून थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। कम से कम अब उसे उस लड़की का नाम तो पता चल गया था। जब वो घर वापस आता है तो उसके पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं कि आज वो बहुत खुश लग रहा है, क्योंकि घर से निकलते वक्त उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। लेकिन अब उसके चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट थी। अगली सुबह यंग जून फिर डिलीवरी का काम लेकर बाहर निकलता है। लेकिन आज उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, काश आज फिर से किमसू मिल जाए। और लगता है उस दिन किस्मत भी उसके साथ थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे सच में किमसू दिख जाती है। इस बार किमसू रोड के साइड अपनी स्कूटर के साथ परेशान खड़ी थी। उसकी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसे हेल्प की जरूरत थी। यंग जून ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। वो तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, मैं वही लड़का हूं जो कल स्विमिंग पूल में फूड डिलीवरी देने आया था। किमसू उसे पहचान लेती है और शायद पहली बार वो यंग जून से प्रॉपरली बात करती है। सिचुएशन देखकर वो उसकी हेल्प लेने के लिए मान जाती है। यंग जून जब किमसू की स्कूटर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इंजन में काफी डर्ट जम गई है। वो कहता है, इससे रिपेयर शॉप ले जाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। ये सुनकर किमसू टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। तभी यंगजून के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत कहता है, आप मेरा स्कूटर ले जाओ, बाद में हम एक्सचेंज कर लेंगे। किमसू कुछ सेकंड्स उसकी तरफ देखती है। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। फिर जैसे ही किमसू नंबर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, यंगजून कंफ्यूज होकर उससे हैंडशेक कर लेता है। ये देखकर किमसू हल्की सी हंस पड़ती है और कहती है, अरे पागल, नंबर मांग रही हूँ ताकि बाद में तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। ये सुनकर यंगजून अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। कल तक वो उसकी बहन से नंबर मांग रहा था और आज किमसू खुद उसका नंबर मांग रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी किस्मत अचानक चमक गई हो। नंबर एक्सचेंज करने के बाद किमसू उसका स्कूटर लेकर चली जाती है और यंगजून बस उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता रहता है। उसके लिए ये छोटा मोमेंट भी किसी ड्रीम जैसा था। उसके बाद वो किमसू की स्कूटर को रिपेयर शॉप ले जाता है। वो शॉप उसके दोस्त की थी। यंगजून अपने दोस्त से कहता है, भाई प्लीज कल सुबह तक इसे ठीक कर देना।
रात में यंगजून बार बार किमसू को मैसेजेस भेजता है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। धीरे धीरे वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। तब उसका दोस्त मजाक में पूछता है, किसको इतने मैसेजेस भेज रहा है भाई? लेकिन यंगजून कुछ नहीं बोलता। वो बस फोन की स्क्रीन को देखते हुए वेट करता रहता है, शायद किमसू रिप्लाई कर दे। दूसरी तरफ जब किमसू अपनी बहन नामिन को लेने जाती है, तब नामिन नोटिस करती है कि ये उनकी स्कूटर नहीं है। वो तुरंत पूछती है, क्या बात है, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी क्या? ये सुनकर किमसू हंस पड़ती है और फिर वो नामिन को आज हुआ सारा इंसिडेंट बता देती है। उस रात के बाद किमसू और नामिन साथ में घर लौट जाते हैं। अगली सुबह जब किमसू अपना फोन चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यंगजून के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। क्या स्कूटर ठीक हो गया? आप सेफली घर पहुंच गई ना? गुड नाइट। इतने सारे मैसेजेस देखकर किमसू के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और इस बार वो तुरंत रिप्लाई कर देती है। दूसरी तरफ जैसे ही यंगजून को उसका मैसेज मिलता है, वो 1 सेकंड में बेड से उठ बैठता है। उसकी नींद, थकान सब गायब हो जाती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी बोरिंग लाइफ में अचानक एक्साइटमेंट वापस आ गया हो। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि मिलकर स्कूटर्स एक्सचेंज कर लेंगे। अब तक यंगजून का दोस्त सिर्फ डाउट कर रहा था, लेकिन अब उससे पक्का यकीन हो गया था कि यंगजून किसी लड़की के प्यार में पड़ चुका है। वो उससे टीज करते हुए कहता है, भाई कल रात से फोन छोड़ ही नहीं रहा। यंगजून बस स्माइल करता रहता है। फिर वो जल्दी से रिपेयर शॉप पहुंचता है और किमसू की स्कूटर को अच्छे से क्लीन करने लगता है। वो इतनी मेहनत करता है कि 1 घंटे बाद स्कूटर बिल्कुल नई लगने लगती है। सब कुछ परफेक्ट करने के बाद वो स्कूटर लेकर मीटिंग प्लेस की तरफ निकल पड़ता है। किमसू पहले से ही वहां वेट कर रही होती है। जैसे ही वो यंगजून को देखती है, वो हल्का सा हाथ हिलाकर उसे ग्रीट करती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नज़र अपनी स्कूटर पर पड़ती है और वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसकी पुरानी स्कूटर अब बिल्कुल नई लग रही थी। यंगजून फिर उसे बताता है कि उसने स्कूटर क्लीन भी करवाई और रिपेयर भी। ये सुनकर किमसू उससे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन यंगजून मना कर देता है। वो कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस फ्रेंडशिप चाहिए। किमसू को यंगजून का नेचर काफ़ी अच्छा लगता है। वो फनी भी था और केयरिंग भी, इसलिए वो फ्रेंडशिप के लिए हाँ बोल देती है। फिर दोनों प्रॉपरली एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके यंगजून पूछता है, हम साथ में कॉफ़ी या कुछ खाने चल सकते हैं क्या? किमसू मुस्कुरा कर कहती है, तुमने मेरी स्कूटर ठीक करवाई है तो ट्रीट मेरी तरफ से बनती है, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। इतना रोमांटिक ऑफर यंगजून कैसे मना करता? वो तुरंत हाँ बोल देता है। दोनों एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठते हैं। शुरू में दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो जाती हैं। जब किमसू कॉफ़ी पी रही होती है, तब यंगजून बस उसे ही देखता रहता है। उसकी स्माइल, उसकी बातें, यंगजून को सब कुछ अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे दोनों के बीच एक क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट बनने लगता है। कॉफी खत्म होने के बाद किमसू वहां से जाने लगती है। यंगजून भी उसके पीछे भागता हुआ आता है। शायद वो अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन जब तक वो कुछ बोल पाता, किमसू वहां से जा चुकी होती है। कुछ दिन बाद किमसू एक शॉप में अकेली सैंडविच खा रही होती है। तभी उसके फोन पर यंगजून का मैसेज आता है और फिर दोनों चैटिंग करने लगते हैं। चैट करते करते अचानक यंगजून के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचता है और रेस्टोरेंट के ऑलमोस्ट सारे फूड आइटम्स एक बॉक्स में पैक करने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किमसू को क्या पसंद है। ये सब देखकर उसकी माँ उससे अजीब नज़रों से देखने लगती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा किसी लड़की को पसंद करने लगा है। थोड़ी देर बाद यंगजून वो सारा खाना लेकर किमसू के पास पहुंचता है। इतना सारा फूड देखकर किमसू हैरान हो जाती है और कहती है, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? तब यंगजून स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए सब कुछ ले आया। ये सुनकर किमसू हंस पड़ती है। फिर वो एक एक करके सारे डिशेस टेस्ट करने लगती है और सरप्राइज की बात ये थी कि उसे हर चीज़ बहुत टेस्टी लगती है। धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट सारा खाना खुद ही फिनिश कर देती है। जाते वक्त वो यंगजून के हाथ में पैसे रख देती है और वहाँ से चली जाती है। किमसू को लगा था कि यंगजून बस फूड डिलीवरी देने आया है, लेकिन बेचारा यंगजून ये कह ही नहीं पाया कि वो खाना किसी ऑर्डर के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए लेकर आया था।
और शायद इसी वजह से उसके चेहरे पर हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगता है। दूसरी तरफ किमसू की लाइफ उतनी इजी नहीं थी। उसकी छोटी बहन नामिन की स्विमिंग एकेडमी की फीस जमा करनी थी, लेकिन उनके पास पैसे कम थे। किमसू ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रही थी,